क्या नवाज शरीफ मुज़ाहमत कर सकेंगे? क्या शाहिद खाकान नून लीग तोड़ देंगे? चाइना क्यों शहबाज शरीफ से नाराज है? क्या कोई डील हो रही है या सब प्रोपेगेंडा है? मुराद सईद को क्यों लगता है कि वो मार दिए जाएंगे? इमरान खान के आसिम मुनीर के खिलाफ खुलकर बोलने की वजह क्या है? क्या तहरीक इंसाफ को मौलाना के साथ इल्हाक करना चाहिए? मुल्क में जारी गंदुम बहरान का हल क्या है? क्या फाइज ईसा दे पाएंगे जजेस को इंसाफ? क्या फाइज ईसा और आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलेगी? क्या एस्टेब्लिशमेंट के रवैये में लचक है? इस तरह में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? जानिए इन सब सवालों के तसल्ली बख्श जवाब हमारे इस इंटरव्यू में, जहां जहाज़ीब पाकिस्तानी और गालिब सुल्तान के तबसरों से छटेगी धुंध की दीवार, जहां आप जान सकेंगे कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल कौन सा रुख इख्तियार करने वाली है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। आज हमारे साथ एक बड़े डिस्टिंग्विश किस्म के गेस्ट मौजूद हैं। जहाज़ीब पाकिस्तानी पाकिस्तान के सियासी मामलात के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त नज़र रखते हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के तजिए देते हैं, बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और दिलचस्प बात यह है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की नबी तुली प्रिडिक्शंस करते हैं जो कि बिल्कुल हकीकत के हमें करीब तर नज़र आती हैं। जहाज़ीब भी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम गालिब, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जहांज़ेब भैया बिला ताखीर क्वेश्चंस की जाने बढ़ते हैं। तो इसहाक डार साहब की तैनाती जो है वो मामला खासा तनाज़े का शिकार हुआ पड़ा है। ये कहा जा रहा है कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने इसहाक डार को इस जगह पे खड़ा करके अपने वोट को इज्जत दो के बयानियों को रिवाइव करने की कोशिश की है और वो रेजिस्टेंस के ऊपर वापस जा सकते हैं। और ये भी कयास आराइयाँ हो रही हैं कि जैसे खान साहब के दौर में DGISI की तैनाती हुई थी और वहां से चीज़ें रिवर्स होना शुरू हुई और फिर पूरी बसात जो है वो लपेट दी गई। क्या वैसा ही मामला इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ होने जा रहा है या फिर नवाज शरीफ साहब सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भक्की से काम ले रहे हैं और आवाम को बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब मैं नेल्सन मंडेला हूं? देखिए, हो नहीं सकता। अगर इनकी कोशिश, अव्वल तो ये कर नहीं सकते। खान साहब एक जो मतलब मेरिट की बात कर गए और थोड़ा सा उसके ऊपर वो अकड़ गए थे, ये नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि जिन विसाखियों के ऊपर ये खड़े हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत के ऊपर, इनको खुद पता ही इनके पल्ले कुछ नहीं है। और आज ही मैं देख रहा था कहाँ पर अली बिन गंडापुर बता रहे थे, कहते हैं कि जब मीटिंग होती है हमारी तो इनको सामने जब बैठे होते हैं ये साहब, जो शहबाज शरीफ साहब है, तो इन्हें कहा जाता है कि ओए तुझे पता है ना, वो 17 सीटें हैं बस तेरी, ओए। तो ये वहां पर फिर झुका लेते हैं सर। तो जिनकी बैसाखियां इतनी कमजोर हों, वो इस तरह की हरकत तो नहीं कर सकते, भले वो बयानिए को जिंदा करने की बात हो। और बयानिए में मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ ग्रुप को लगता है कि उनका बयानिया जिंदा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कुछ थोड़ा सा वो छोड़ा हुआ उसमें स्पेस की वो खुद नहीं बने और छोटे भाई को बना दिया, या उनको नहीं बनाया गया तो अवाम को लगता है कि उनको कि अभी थोड़ा सा शायद इनमें रह गया हुआ है, कुछ बाकी है, मियाँ साहब के अंदर कोई जमहूरियत बाकी है, कोई पता नहीं इनकलाब ले आएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ ग्रुप को पूरी तरह से इल्म हो गया हुआ है कि अब उनकी जिंदगी के जितने भी सियासी दिन है वो सिर्फ फॉर्म 47 के ऊपर है, उनका जमहूरियत से अब कोई ताल्लुक नहीं रह गया। तो मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे रीजन ये हो सकता है। अवाम बेवकूफ बनने वाली है ही नहीं, अब जो मर्जी कर लेंगे। तो आई डोंट थिंक सो। हाँ, ये एक यूं समझ लें कि जैसे अपने लोगों में ही जो अपने रहनुमा होते हैं सियासी, जो आज भी शायद सोचते हैं कि नहीं यार, हम ना एक सियासी जमायत है, उनको दिखाने के लिए नहीं यार हम ये कर सकते हैं, तो एक कोशिश की जा सकती है। लेकिन अंदर अंदर खाते उन्हें खुद पता है कि इनमें कोई, अब इन तिलों में तेल कोई नहीं है। है वो शायद खाकान अब्बासी साहब जहांज़ेब भाई वो अपनी सियासी जमात जनाब बना के बैठे हुए हैं और ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि नून लीग के वो तमाम तर लोग जो कि पुराने सियासतदान हैं या थोड़े बहुत नजरियाती हैं या ख़ास तौर पे वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन जो है उसको टो करते हैं। उसमें जावेद अब्बासी साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, जावेद लतीफ़ साहब हैं, इसके अलावा आसिफ करमानी साहब, उन्होंने एक बड़ा जनाब धमाकेदार किस्म का इंटरव्यू मंसूर अली खान साहब को दिया और खान साहब की तारीफों के पुल बांध दिए। तो ये खबरें चल रही हैं कि जनाब ये नून लीग की बहुत सारी नजरियाती शख्सियात जो हैं वो ज्वाइन कर लेंगी शायद खाकान अब्बासी साहब को और ये नून लीग का फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। आपको ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है? सर, ये होता हुआ दिखाई क्या देना, ये हो चुका है। और इसकी शुरुआत फॉर्म 45 की जीत पर हुई थी। जिन लोगों को, जो आपने नाम लिए ना, अगर आप नाम ना भी लेते ना तो आप कहते कि फॉर्म 47 किस किस को नहीं मिला, तो मुझे समझ आ जानी थी कि आप किस ग्रुप की बात कर रहे हैं। उसमें जवेद लतीफ साहब हैं, वो बेचारे रो रहे हैं। समहाउ राणा साहब भी जो हैं वो बीच में खेल रहे हैं, वो फॉर्म 47 और 45 के बीच में खेल रहे हैं। अब मेरे ख्याल से उनको मशीन लगा दिया गया है उनका, शहबाज शरीफ साहब का। उसके अलावा आपके जो हैं चुप वो करवाने की कोशिश की गई है। किरमानी, हाँ किरमानी साहब जो हैं, किरमानी साहब तो आप यूं समझे कि जैसे
मियां साहब और किरमानी साहब जो हैं वो एक ही प्लेट में खाने वाले बंदे हैं। उनका शहबाज हुकूमत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। इसीलिए किरमानी साहब के बयान देखें ना, बड़े कंट्रोवर्शियल बयान है। जैसे वो कहते हैं कि जनाब जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने फैसला किया हुआ था, उन्होंने तो बनना ही नहीं था, यानी वो उनको गंगा नहलाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा एक ब्लॉक है जरूर जो हमें सिर्फ मीडिया पर इस तरह से ओपनली नजर नहीं आ रहा, या उसको उन्होंने अनाउंस नहीं किया। वरना वो जो शेख साहब अब तो खुद सियासत में फिलहाल नहीं है, छुट्टी पर गए हुए हैं चिल्ले के बाद से, लेकिन उनकी जो प्रेडिक्शन थी कि ये नून और शीन अलग होगी, सर ये हो चुके हैं, सिर्फ ऐलान होना बाकी है इनका। अच्छा जानजेब भाई, चाइना जो है इस हवाले से ये खबरें चल रही हैं कि चाइना ने नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब को नहीं बुलाया, जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदीया के दौरे के ऊपर जा चुके हैं, सऊदीया 2 से ज़ायद मरतबा जा चुके हैं और मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर चुके हैं। लेकिन चाइना चूंकि ये समझता है कि ये कठपुतली गवर्नमेंट है और इनके पास कोई मैंडेट कोई नहीं है, अवाम की इनको हिमायत हासिल नहीं है, तो अभी तक जो चाइना है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को इन्वाइट नहीं किया। और फिर ये है कि अभी चाइनीज़ बशिंदे जो हैं उनके ऊपर भी हमला हुआ, उन्होंने बहुत सारे तरक्याती मनसूबों के ऊपर पाकिस्तान में काम रोक दिया। फिर इस हुकूमत ने सी पैक अथॉरिटी को ख़त्म किया था। तो चाइना तो ज़ाहिर है उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जाती हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि अवाम किसके साथ हैं और शहबाज शरीफ साहब यहाँ बैठे क्या कर रहे हो। यही वजह शहबाज शरीफ साहब को वो कोई वक़्त वैल्यू नहीं देते। तो क्या इसका पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के ऊपर कितना एक बुरा इम्पैक्ट जाएगा कि आपका इतना आयरन ब्रदर जो है आपकी गवर्नमेंट को ले दे ही वो नहीं रहा? देखिए, चाइना जो है हमारी खुद खुशकिस्मती और चाइना की बदकिस्मती है कि हम दो ऐसे भाई हैं जो ना तो खुल के प्यार कर सकते हैं ना अलग हो सकते हैं। चाइना ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमने वहां क्या क्या किया हुआ है कि एक तरफ हमने अमेरिका के साथ जफ्फियां लगाई हुई, अमेरिका खुल के लड़ाई करता है अपने इस ब्लॉक से, चाइना और रशिया के ब्लॉक से। हम फंसे हुए हैं सर, और मैं तो यकीन करें चाइना का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस पहलू के ऊपर आके पाकिस्तान को छोड़ा नहीं है, तड़ी नहीं लगाई। हालांकि अब आपके दुश्मन का दोस्त भी आपका दुश्मन होता है। आपने तो चाइना की तरफ से हमें यूक्रेन को असला फराम किया है और वो बहुत अच्छी बिल्कुल तरह से ऐसे ही जानते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, कोई चीज छुपी नहीं है। तो फिर भी चाइना की तरफ से हमें हमेशा सपोर्ट रही है, क्योंकि चाइनीज ये बिलीव करते हैं कि पाकिस्तानी कौम, देखिए उनकी जो इंटेलिजेंस है ना, वो कोई ये जैसे रिवायती होती है कि वो खबर ऐसी वो नहीं है। वो ये नहीं देखते कि रूलर्स क्या कह रहे हैं, लीडर्स क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कौम क्या कहती है। एट दी एंड आपका ताल्लुक होता है कौमों के साथ। तो कौम का उन्होंने नब्ज चेक की हुई है, उन्होंने पता है कि यार ये कौम जो है ये अमेरिका के साथ नहीं है, ये हमारे हरीफों के साथ नहीं है। हाँ तो जी, एट दी एंड नजर आ रही है वो भी पाकिस्तान की कौम की तरह एक दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब इस कौम को इनके मुताबिक लीडर मिलेगा और वो डेफिनेटली हमारे साथ फिर इस ब्लॉक का हिस्सा होगा। कता कलामी माफ, एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहता हूँ। आपने ईरान की सदर को देखा होगा कि कितना वार्मली वो आके इतना मतलब वो बिहेव कर रहे थे, जैसे कि ऐसे ही लग रहा था कि वो पाकिस्तान के हुक्मरानों से कम डायरेक्ट पाकिस्तान की आवाम के लिए आए हैं और उन्हीं से बातें कर रहे हैं। आप देखिए, उन्होंने गिला किया था, उन्होंने कहा कि मेरा ये था कि मैं यहाँ पर आकर एक बहुत बड़े मजमा से खिताब करूंगा, लेकिन वो सिक्योरिटी रीजन बना के उसका शायद इंतजाम नहीं हो सका। और वो सिक्योरिटी रीजन खिताब करना चाहते थे, वो सिक्योरिटी रीजन क्या है वो हमें और आपको तो पता ही है, अवाम को भी पता ही है कि वहां पे इमरान खान के नारे लग जाने थे और किसी को पकड़ दे तो फिर भी बदनामी हो रही थी। ये थे सिक्योरिटी रीजन सर, और क्या होना है। तो लोगों को, जो हमारे नेबर्स हैं, जो मतलब जैसे आपने नाम लिया, सऊदीया हो गया, चाइना हो गया, या जो ईरान है, इन सब की जो अपनी रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तानी कौम के मुताबिक वो बेहतर तरीके से समझते हैं। वो भी इसी इंतजार में जिस इंतजार में कौम बैठती है। अच्छा जानजेब भाई, ये बताइएगा कि डील की खबरें इस वक्त बहुत ज्यादा चल रही हैं, डील हो रही है, ढील हो रही है, एनआरओ मिल रहा है, क्या इन खबरों में कुछ सदाकत है या सिर्फ खान साहब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? यार पीछे रह कोई नहीं गई अब बात ना, अब पीछे रह कोई नहीं गई बात कि किस तरह से तोड़े हौसले कौम के भी और इमरान खान के भी। तो ये अब इस बात के ऊपर तो मेरे ख्याल से अब तो खैर जो मुलाकात हुई, अलीमा खान साहब ने आके बताया बाहर कि डील की जब बात सुनी खान साहब ने, तो खान साहब आग बबूला हो गए। वो कहते हैं कि 8 फरवरी के रिजल्ट के बाद भी क्या डील हो सकती है? मेरे जो आपने मैंडेट चोरी किया वो मैंडेट मुझे वापस करो अवाम का, उसके बाद बात होगी। वो बात करने में हर्ज नहीं है, डील और जो डिस्कशन है, जो एंगेजमेंट है, उसमें फर्क है। फवाद चौधरी को शायद आपने सुना, वो बड़ी सोनी बात की उसने कहा डील और चीज है और डिस्कशंस और चीज है। हाँ जी। हमारे मुल्क के जो इदारे हैं उनके साथ डिस्कशन करना, एंगेज रहना, उसमें तो कोई बुराई नहीं है।
डील वो होती है सर कि आप अपना सारा जो चोरी का पैसा है, जो आपके सारे केसेस हैं, वो आप एयरपोर्ट आने से पहले माफ करवा ले। इसे कहते हैं डील। खान अगर अंदर रह के सर टू थर्ड मेजोरिटी के साथ वो अंदर रह के अपनी बीवी को भी उसने मतलब कैद में देख रहा है, वो जिस तरह से उसके ऊपर भी जुल्म हो रहा है खुद उसके ऊपर, फिर वो उसका बड़ा कंसर्न है कि जो खवातीन पाकिस्तान की हैं उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, कि जो लोगों के साथ जो झंडा को पकड़ ले, कोई तस्वीर लगा ले खान की, उसे अरेस्ट कर लेना, ये सारे जुल्मों के बाद भी अगर वो सर डील करेगा तो जैसे फवाद चौधरी ने कहा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि फिर वो शहबाज शरीफ बन जाएगा, उसमें शहबाज शरीफ में फर्क नहीं रहेगा, तो खान अपनी सियासत बचाएगा। अच्छा जाज़ेब भाई, तहरीक इंसाफ की अक्सर क़यादत जो है वो अपनी रूपोशी खत्म कर चुकी है, लेकिन मुराद सईद साहब का कहना है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। इसी तरह का मौक़िफ़ जो है वो मोनिस इलाही साहब का है। आलिया हमजा को अभी तक रिहा नहीं किया गया। सनम जावेद की वही सूरत हाल है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा। तो जहाँ पे इतने बड़े बड़े गुनाह माफ हो चुके हैं, इतने बड़े बड़े सुरमाओं को रिलीज किया जा चुका है, जमानतें मिल चुकी हैं, 9 मई के जो मुबैना तौर पर वो मुलव्विस किरदार थे उन्हें माफिया मिल चुकी हैं, तो इन चंद एक लोगों ने कौन सा को बड़े जुल्म किए हैं कि इन्हें अभी तक रिहा नहीं किया जा रहा? क्या वजह है, क्यों मुराद सईद साहब को लगता है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा? देखिए, मुराद सईद का जो केस है वो मैं अग्री करता हूँ, उसके इस ये जो उसने अभी तक फैसला नहीं किया बाहर आने का, उससे एग्री करता हूँ। वो इस वजह ये है कि जिस तरह के थ्रेट्स उसको, ऑफिशियल थ्रेट्स जो उसको मौसूल हुई है, जिस तरह से ट्विटर के ऊपर उसने वो बयानात आज तक वो जारी कर रहा है, जितना खुलकर वो खेल रहा है, और जाहिर है कि अपनी लाइफ थ्रेट तो किसी को भी होते हैं। फिर आपको पता है कि रेहान आउट ऑफ द वे जा चुके हैं। हाँ, अब दूसरा देखें कि रेहान ज़ेब, मतलब मैं मामूली नहीं कहूंगा लेकिन फिर भी एक आम वर्कर था। देखिए, जब उसको किसी ने रास्ते से हटाना चाहा तो उनके लिए मुश्किल नहीं था। तो ये केपीके की ही मतलब वहां पर हुकूमत होने के बावजूद भी ये मामलात हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये फिलहाल उनका बेहतर फैसला है। मोनिस इलाही समहाउ उसी का शिकार है जिसमें उनके वालिद साहब अभी तक अंदर हैं, और वो वजह वही है कि वफादारी, शेरी खान के साथ वफादारी। आज आप तब्दील कर लें तो आप फारिग हैं, आपके सारे केसेस फारिग हैं, रद्दी की टोकरी है सर। जो दूसरी खवातीन की आपने बात की सर, वफादारी सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह। डॉक्टर यास्मीन राशिद हो गई या ये जितनी भी खवातीन आपने गिनवाए नाम, मुझे इनमें इमरान खान से वफादारी कम और अपने वतन से वफादारी ज्यादा नजर आती है। इनकी आप बातें सुन लें, आप जाकर कभी भी इनकी बातें माजी में भी, और आइन, पाकिस्तान में कानून, आज़ादी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, ये वो, और अगर ये बातें इमरान खान के साथ आप नक्की करते हैं तो इसका मतलब है कि बाकियों के पास कुछ नहीं पड़ा। ये तो हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का ऐलान, और इन ऐलानात के ऊपर ही इनको अंदर रखा हुआ है। शर्म वाली बात है कि आलिया को, मेरे ख्याल से ये आलिया को भी और जो दूसरी सनम जावेद को बिल्कुल मिला के इनको मेरे ख्याल से करीब 1 साल होने वाला। अब आप अंदाजा करें कि 1 साल हो जाए, आप सियासी कैदी बनाए किसी मुल्क में, मुझे नहीं लगता कोई मिसाल ऐसी मिली। उनके आप क्लिप्स देखें, उनकी आप फुटेज देखें, ऐसे हशाश बशाश, मैं वही कहने वाला था, मोटिवेटेड। आज और मैं एक कैप्शन पढ़ रहा था, वो वहां पे लिखा हुआ था कि आप इनके सपोर्टर को नहीं तोड़ सके हैं तो खान साहब को तोड़ना तो बड़ी दूर की बात है। ऐसे ही है। तो आज की जो डॉक्टर यास्मीन राशिद की आपने अगर फुटेज देखी हो, एक तस्वीर उनकी, आपको एक जगह पे भी डॉक्टर साहिबा, ये 1 साल के बाद बता रहा हूं मैं, वो जो कैंसर की मरीजा हैं, वो जो तमाम दूसरे प्रॉब्लम है, एज फैक्टर बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसके बावजूद सर कैमरे के सामने कहीं पर आप उनको उदास नहीं देखोगे, मुस्कुरा रही होंगी और हौसला दे रही होंगी और आंखों में आंखें डाल के बोल रही होंगी। ये वो खवातीन है। तो वाकई वो बात की, अच्छा फिर आप ये ना कहें कि जो खान के वर्कर को नहीं तोड़ पाए, आप ये कहें कि जो पाकिस्तान की औरतों को नहीं तोड़ पाए, वो मर्दों को तोड़ेंगे, वो खान को तोड़ेंगे। और फिर ये भी देखें कि ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक एलीट क्लास से है, जिंदगी में कभी इन्होंने कोई सोबत बर्दाश्त नहीं की। मैं कहता हूं इसके अलावा उनकी आप सियासी बैकग्राउंड देख लें। सनम जावेद का कौन था सियासत में? डॉक्टर यास्मीन राशिदा जो है उनका आप देख लें जाके, वो कौन थी, मतलब उनकी बैकग्राउंड में कहाँ सियासत जुड़ती है। ये नजरियाती लोग हैं और ये नजरिए के साथ जुड़े लोग हैं, ये नहीं इतनी जल्दी आप तोड़ सकते। हाँ, जो कारोबारी लोग हैं जिन्होंने एक दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और आजादी ले ली, वो आए ही खान साहब के साथ सियासत और कारोबार दोनों करने थे, तो दोनों तो नहीं हो सकते। खास तौर पे खान जैसे बंदे के साथ एक ही चीज होगी।
तो इन औरतों ने इस चीज का इंतखाब किया। मोने सिलाई को मैं कहना चाहूंगा जी, सलाम पेश करता हूँ मैं उस बंदे की इस्तकामत को। वालिद ज़ईफ कि जिसके आए दिन खबरें आती हैं, कभी बाथरूम में गिर गए हैं, कभी बीपी हाई हो गया है, हालत उनकी आप देख सकते हैं फुटेज की। इसके बावजूद एक ऐसा शख्स कि जो अभी मतलब जवान है, मोनिस की बात करता हूं मैं, आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, जिस तरह से अबैंडन उसको एक डिक्लेयर किया जा रहा है कि जनाब बस उसका फ्यूचर नहीं है और ये है वो है, फिर भी उसका खड़े रहना मैं समझता हूँ सलाम है, सलाम है। अच्छा, आपको नहीं लगता जाज़ेब भी कि खान साहब खुद चाहते ही नहीं है कि उनके मामलात सेट हो जाएं, वो जेल से निकल आए? देखिए अभी रमजान चल रहा था तो उस दौरान तरीक इंसाफ के खुद अपने वकला ने बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया कि खान साहब जो हैं वो ईद जो है घर करेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे मारूफ तजियाकार, हत्ता नजम सेठी, खान साहब के मुखालिफ बेल्ट के जो साफ़ी हैं उन्होंने भी इस हवाले से रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था कि खान साहब जो हैं या ईद घर करेंगे या फिर ईद के बाद आ जाएंगे। अलबत्ता इस ईद के ऊपर खान साहब के वर्कर सपोर्टर्स की ईद जरूर हो जाएगी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये मौका वो था कि जब खान साहब को क्रीज के अंदर रह के सिंगल डबल करना था, लेकिन वो जनाब इस मौके के ऊपर क्रीज से 4 फुट आगे निकल के कदमों का इस्तेमाल करते हुए छक्का लगाते हैं और आसिम मुनीर साहब के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। और जब से ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ है तब से लेकर अब तक ये उनका किसी भी आर्मी चीफ के ऊपर एक वर्स किस्म का जो है वो अटैक था। और उसके बाद फिर जो है वो जब भी बर्फ थोड़ी बहुत पिघलने लगती है फिर खान साहब साफियों से गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने डील क्या पेश करनी है, शायद खान साहब खुद ही जेल से नहीं आना चाहते हैं। आपकी इस बात का जवाब मैं यूं देता हूं कि इसका पहले तो मैं जवाब देता हूं हाँ, मुझे भी ये लगता है 100%, क्योंकि खान साहब की जो कुछ बातें मुझे याद हैं और पिछले दिनों भी, अब देखिए आप सहाफी या जो तजियाकार होता है, ये कोशिश करते हैं हम लोग, ये हमने उनकी बातों से, अंदाज गुफ्तगू से ही कुछ चीजें हमने पिक करनी होती हैं। खान साहब का अपना मूड कोई नहीं अभी फिलहाल बाहर, और वजूहात बहुत सारी वजूहात है। एक तो ये है कि जिसने अंदर रखा हुआ है वही रख के देख लो, अगर इस तरह मुझे तोड़ सकते हो तो तोड़ के देख लो, कर लो अपना शौक पूरा। दूसरा, खान साहब को पता है उनके जो सियासी हरीफ है ना सर, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। खान को खत्म करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरा अपना जाती एनालिसिस ये कहता है कि खान इज मोर सिक्योर इन द जेल देन आउटसाइड ऑफ द जेल, मुझे लगता है, ये तो मेरा जाती ख्याल ये जी। तो इसने बड़ा एक सेफ रास्ता खान ने लिया हुआ कि जहां पर देखिए, जब आपको भी पता हो ना, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, खान की मिसाल में देता हूँ कि अगर मैं हूं और मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे पता हो ना कि यार अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे 4 बच्चों को कौन देखेगा, ये तो रुल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। खान को भी इस वक्त अपनी जान की परवाह अगर है तो सिर्फ इस कौम के लिए। ये भी मेरा जाती ख्याल है। वो ये समझता है कि यार एटलीस्ट इतने जोगा कर जाऊं कि ये कमाने लग जाए, ये खाने लग जाए, ये भूखे ना मरे, ये भेड़ियों की तरह खा जाएंगे इनको। खान ये वो शख्स अपनी जान का तहफ्फुज भी इस मुल्क के लिए कर रहा है, इसी कौम के लिए कर रहा है। ये समझते हैं कि शायद खान को अपनी जान की खुद परवाह है। सर आप मतलब हमें तो ये जरूरत ही नहीं है इसके ऊपर बात करने की। खान अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वरना 1 साल होने वाला है खान साहब को भी अंदर, चले और लगा लें कि कोई मतलब 2-4 महीने तक। आप सोचिए जरा, खान आपको मुझे साथ एक सेल्फी लेने के लिए सर 2 मिनट का वक्त ना दे, हम सुबह से लेकर शाम तक खान की बातें करते हैं। ऐसा बंदा जेल में साल गुजारने को, वो कहता है मैं सारी जिंदगी गुजारने को तैयार हूँ। पीछे मकसद बड़ा है। वो तो कहते हैं भाई 10 साल के लिए पढ़ा हूँ, 15 साल के लिए पढ़ा हूँ, यही कल सड़ मर जाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही नहीं करूंगा। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए, हाथ डाला आपने कि उसने इकरार किया, उसने बताया कि मैं अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, जो कि सुन्नत है जी, हर इंसान को, मुसलमान को बीवी से मोहब्बत करना चाहिए। उसने इकरार भी किया कि मैं बीवी से मोहब्बत करता हूँ। देखिए उसने कैसी कोशिश की। पहली बात तो ये कि उसको जेल में नहीं डाला। आज की आपने अगर हियरिंग सुनी तो जज साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं जेल में आपने डाला। उन्होंने कहा जी जेल में जगह भी नहीं थी और उनको सिक्योरिटी खदशात थे। जज साहब ने कहा जी कितनी औरतें इनके बाद अब तक जेल में लाई गई, कहते जी 141। जज साहब ने कहा कि आप कहते हैं कि बुशरा बीबी को जेल में खतरा है, इमरान खान को घर पे खतरा था, आपको क्यों नहीं खतरा, आप कैसे महफूज हैं। इस तरह की हरबे खान को जब ये फील होता है कि ये मेरी बीवी के ऊपर इस तरह का जुल्म कर रहे हैं, या जब खान साहब चीजों को देखते हैं, परखते हैं, तो जाहिर है कि एक बंदा अपने कहीं कोशिश तो कर सकता है। तो उस कोशिश में देखें, आपकी लड़ाई मेरे साथ हो, ठीक है, मैं आपके कैमरामैन को क्यों बोलूं कुछ ऐसे, मैं तो आपसे कहूंगा हम मुझसे लड़ेंगे। तो हाँ, तो लड़ाई जिनकी है वो आपस में लड़ रहे हैं, अवाम देख रही है। अब इसमें किसने किसको क्या कह दिया कि न्यूज जब
उठानी होती है तो सहाबियों को कुछ ज्यादा बोल दिया जाता है कि यार आज ना खान साहब से ये भी पूछना है और जो जवाब खान साहब देंगे ना उसको उठा देना है। उस दिन वो जवाब जो होते हैं वो फिर अकेले प्रो पीटीआई नहीं उठाते, वो आपके ओपोनेंट भी उठाते हैं, क्योंकि बात ऐसी होती है जिस दिन खान बात करता है आइन की, कानून की, उस दिन सिर्फ प्रो पीटीआई उठाते बात को। जिस दिन खान लताड़ता है किसी चीज को उस दिन फिर सारे मिलकर उठाते हैं। इसलिए वो लगता है कि यार पता नहीं खान ने क्या कह दिया। अच्छा, खान रोज कहता है जी। मौलाना साहब के साथ ये जो इल्हाक चल रहा है तहरीक इंसाफ का, इसके ऊपर मैं भी ज़ाती तौर पे काफ़ी अजम्मे का शिकार था कि ज़ाहिर इनकी आइडियोलॉजिकल वो मैचिंग भी नहीं है। यहाँ पे ज़ाहिर नज़रिया ज़रूरत को देखा जा रहा है और फिर ये है कि मौलाना साहब की रट है कि मेरे साथ धांधली हुई है, मेरी सीटें छीनी गई हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने जानबूझकर हमें हराया है, फॉर्म 47 वाला सारा धांधला हमारे साथ भी रचाया गया। तो बुनियादी तौर पे मौलाना साहब जिसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं वो तो तहरीक इंसाफ है। वो यही क्लेम करते हैं ना कि केपीके में मुझसे सीटें छीनी गई, और केपीके में अगर उन्हें उनकी अपनी सीटें वापस चाहिए या उनका ये क्लेम है तो फिर तो उनका एहतजाज डायरेक्ट हो गया तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो ये मामला बड़ा अजीब सा नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने मौलाना के साथ हाथ मिला लिया और मौलाना साहब अपनी सीटें तहरीक इंसाफ से क्लेम करते फिर रहे हैं। तो अगर मौलाना को इंसाफ मिला तो फिर तो तहरीक इंसाफ की अपनी सीटें टूटेंगी, तो फिर मौलाना साहब का ये जो एहतजाज है ये इट्सेल्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। तो ये और फिर ये एक और बहुत बड़ा सवाल है कि मौलाना साहब को एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम भी माना जाता है। मौलाना साहब के बारे में कुछ माहिरीन की राय ये भी है कि ये खुद नून लीग की ही अपनी एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो इनको कभी नहीं धोखा देती। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ को मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद के लिए जाना चाहिए, और वो भी खुद तब जब तहरीक इंसाफ की अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इतना बड़ा वोट बैंक है, सपोर्टर हैं, वर्कर हैं, और खुद उनकी अपनी जो पॉपुलैरिटी है पीक के ऊपर है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये इल्हाक होना किसी तौर पे मेरे ख्याल से पीटीआई के लिए तो ये यूं समझ लें कि जहर होगा। उसकी वजह यह है कि एक मुद्दत तक आपने जेयूआई के बारे में जो इंकशाफात आपने लस्सी से लेकर आपने बातें शुरू की, और कश्मीर कमेटी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया वो किया, और ये दहशतगर्दों को ये सपोर्ट करते हैं, फलाने जो भी आपने आज तक नैरेटिव अपने बिल्ड किया है, अगर आप उन्हीं मौलाना के साथ मिलकर नजरिया जरूरियत को जिंदा करने के लिए आप उनको लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने लग जाते हैं, चले यहाँ पर 4 आपको पड़ेंगी, 2 वो भी खा लेंगे, लेकिन उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि एक तो नेक्स्ट टाइम आपकी बात को डिलीट नहीं, कोई नहीं करेगा कि जनाब मौलाना साहब गलत है। दूसरी बात ये कि मरी हुई जेयूआई को आप जिंदा कर देंगे। केपीके में अल्लाह ना करे फिर नेक्स्ट टाइम अगर कोई मसला हो जाता है, गंडापुर साहब भी वो भी खास से इनसिक्योर है मौलाना साहब को लेकर। एग्जैक्टली। तो गंडापुर साहब इसीलिए इनसिक्योर है कि एक तो जाहिर है कि उनका वोट वहां का है, वोट बैंक उनका मौलाना का वहां का है, जितना भी है थोड़ा बहुत। तो अगर अल्लाह ना करे वहां पर किसी तरह से पीटीआई को डिस्टेबलाइज कर दिया जाता है वहां पर सूबाई लेवल पे भी, तो उसका फायदा मौलाना को होगा, नुकसान पीटीआई को होगा। तो मेरे ख्याल से ये हाथ किसी तौर पर पीटीआई के लिए बेहतर नहीं है, बल्कि नुकसान भी हो सकता है। अच्छा जाज़ेबी, अगला मेरा सवाल ये है कि गंदम का बहरान जन्म ले चुका है, प्राइवेट कंपनियों को नवाजा गया। जाहिर है गंदम जब आपके अपने मुल्क के अंदर मौजूद है, आपने बाहर से इंपोर्ट की, गैर मेरी गंदम इंपोर्ट की, जब कहा गया कि नहीं करनी तब आपने की, और जब रोका गया उसके बावजूद आपने नहीं सुना, और ऐसी प्राइवेट कंपनीज को आपने ठेके दिए, उनको आपने नवाजने की कोशिश की। और इस वक्त जो बहरान है, जैसे किसानों की पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है, हजारों लोगों को पकड़ के जेलों में डाला जा चुका है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट के पास इस वक्त ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है, कौन सा ऐसा नुस्खा है कि जिससे इस बहरान के ऊपर काबू पाया जा सकता है, या कि ये डंडा ही चलेगा? सर देसी घी से ना मैं बात जरा थोड़ी सी इस तरह से शुरू करूंगा। देसी घी से ना हम लोग जब डालडा पे आए ना तो हमने ये मारा ही था किसानों को। क्यों? हमें देसी घी नजर आ गया था और हमने कहा था कि नहीं चाहिए तेरा घी, उठा के ले जा। क्या हुआ? पैदावार खत्म हो गई, लोग देसी घी के बजाय वलैती पे आ गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप वलैती में देखें तो 2000 किस्मों के ऑयल हैं, कुकिंग ऑयल हैं, फिर घी है। इसी तरह से ना गंदम की बात हो रही है तो हिंग लगे ना फटकड़ी, एक मिसाल बनी आपकी। ये किसान ही होता है जो जोर लगाता है, और कौम होती है जो इंतजार करती है कि गंदम सस्ती मिलेगी तो इंशाल्लाह हम पड़ोले भर लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। सर इनका प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने हमेशा कोशिश की है कि बाहर से सामान मंगाओ, उसमें पैसा कमाओ, फिर इधर दो, इसमें पैसा कमाओ, पैसा इकट्ठा होना चाहिए। इसमें ये इनका कोई किरदार नहीं है कि किसानों को डेवलप करें या हम एग्रीकल्चर को अपने को फरोग दें। इनको बैठे बिठाए मशवरा दिया किसी ने कि जनाब यूक्रेन से मंगवा लें, रशिया से मंगवा लें। अब गंदम यार, मतलब दूध पैदा करने में पाकिस्तान 5वें 6 नंबर दुनिया भर में दूध की पैदावार, और जमीन जो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को दी है खत्ते में शायद ये बात हो।
इतनी गंदम पाकिस्तान पैदा कर सकता है और करके बैठे हुए हैं। बेड़ा गर्क हो गया किसी का कि किसी ने ऑफ सीजन में, इतनी ठीक है, वो पैसे जो है वो, हाँ, जी आप अंदाजा करें कि 6 माह लगा के किसान गंदम जो है वो बो कर वो लाकर सड़क पर रख के बैठा हुआ है, वो कहता है गंदम खरीद लो। और जवाब पता है क्या आ रहा है? हमारे पास इस बार ना आपके लिए पैसे हैं ना जगह है। आप किसान को ये पैगाम दे रहे हैं जिसका अगला 6 महीने का जो भी सिस्टम है, जो भी उसने नेक्स्ट बोना है, अपनी जमीन काश्त करनी है, वो सारा इस पैसे के ऊपर है जो वो कमाना है उसने। फिर गंदम का रेट आप मुख्तस करते हैं, रेट मुख्तस करने में भी आपकी कंजूसी और लेने के वक्त भी आपकी कंजूसी। अल्टीमेटली होगा क्या कि वो किसान जो मतलब मेरे ख्याल से मैं एक एस्टिमेट देख रहा था, करीब करीब को मेरे ख्याल से कोई 100 बिलियन से ऊपर है, अरब रुपए की बात कर रहा हूं मैं, जो सर इस पूरी गंदम का मुल्क भर में ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा। जो आपको मुनाफा होना था वो नुकसान होगा। अच्छा, इसकी भरपाई करने के लिए, किसान का मुंह बंद करने के लिए उसको बोला गया कि टेंशन ना ले, जो अगला बजट आ रहा है ना इसमें 12 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। किसान फिर खुश होकर उठ गया कि यार पता नहीं कौन सा रिलीफ आना है। सोलर का लॉलीपॉप उसे कहते हैं सोलर लगवा के पीटर ऑन करेगा ना, जो इंजन वो जो होता है ट्यूबवेल चलाएगा, तो उसके ऊपर तुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 50% टैक्स देना पड़ेगा। ये रिलीफ का लॉलीपॉप जिसका कोई दूर दूर तक किसान को पता ही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ट्यूबवेल चलाने के लिए जो सोलर, बड़ा सा सोलर सर आपको चाहिए। हर किसान, फसल आप लोग नहीं ले रहे उसकी, वो जमीनें बेच के आपसे सोलर लेगा। ऐसा लॉलीपॉप मैं पढ़ रहा था 2000 गोली देने की कोशिश की जा रही है कि वक्ती तौर पे तो रिलीफ लो ना, फिर आज सर देखते हैं। फिर आप रिलीफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी तो कर दें कि एक आम किसान को ये कहां से रिलीफ लग रहा है आपको। वो तो कहेगा कि यार ये तो मेरा कंसर्न ही नहीं है, सोलर तो मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है, बिजली भी मेरा इशू नहीं है, मेरा तो इशू ये है मेरी गंदम रेडी है भाई, ले लो प्लीज। मसला उसका ये फंसा हुआ है, आप उसे कह रहे हैं हम तुम्हें सस्ता सोलर देंगे या हम टैक्स माफ कर देंगे उसके ऊपर, वो सारी जमीन बेच के आपके लिए वो सोलर ले, और बाद में आप उसको बोलो कि भाई अब इसके ऊपर तुमने टैक्स देना है पर मंथ। ये करने जा रहे हो आप किसान के साथ। तो किसान, अब हमारी भी कुछ किसानों से बातें की, उन्होंने कहा कि सरकार तो कारोबार बदलने की सोच रही है, कोई नहीं करना भाई, अपने लिए बोएंगे, अपने लिए काश करेंगे, अपना खानदान बहन भाई सब इनमें बांटेंगे, खली बली नहीं बेचनी, जाओ जाके मर्जी खाओ। इसी तरह किसान का ये रिएक्शन आ रहा है सर, ये खतरनाक रिएक्शन है। आप गंदम इंपोर्ट करने लग जाओगे, डॉलर आपके पास नहीं है, क्या करेंगे? वही हिसाब होगा जो आपका प्याज में हुआ और अक्सर होता है, टमाटर में वही भी होगा जो आपका टमाटर पे होता है। बिल्कुल यही फिर आपका गंदम में भी होगा। और ये वो मुल्क कह रहा है कि जो पैदावार में एक्सपोर्ट करने लायक है सर। अच्छा जाजेब भाई, जजेस का क्या बनेगा? जो 6 जजेस ने लेटर लिखा, सुप्रीम कोर्ट में उसका वो केस चल रहा है, पेशावर हाई कोर्ट ने भी ठीक वही किस्म के इल्जामात लगा दिए, आपका जो लाहौर हाई कोर्ट है वहां से भी इसी तरह के इल्जामात सामने आ चुके हैं, और अदालत में हम देख रहे हैं कि फायज ईसा साहब जो हैं वो वहां पे आए बाएं शाएं करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और गुज़श्ता जो समाअत हुई थी वहां पे उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि मामला किसी तरह डाइवर्ट हो जाए, इसे पार्लियामेंट में भेज दिया जाए, लेकिन साथ ही जजेस की जानिब से भरपूर रिएक्शन जो है हमें देखने को मिला। तो क्या लगता है, फाइजल साहब इंसाफ दिलवाएंगे अपने इन जजेस को, या फिर ये मामला भी जो है वो कटाई में पड़ जाएगा? देखिए फाइजल साहब से तो मुझे अब यकीन करें तवक्को नहीं है, क्योंकि खास तौर पर जब आपने इस तरह का फर्क देख लिया है कि अगर पहले हमारा होता था कि यार 17 जज सारे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें से चले जी 10 बैठ जाए, 12 बैठ जाए, बेंच होता है तो उसमें से इतने ये बोल दें तो इतने ये बोल दें। तो सर हमने ये देखा कि सारी जुडिशरी एक तरफ हो गई, वो कहते हैं नहीं, कहां चिट्टा सर। यानी अब सारे जजेस एक तरफ हो गए, उन्होंने कहा कि सर अब तो वहां से भी गवाही आ गई, वो सारे जो सारी हाई कोर्ट्स हैं वहां पे भी, तो फौरन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, सारे नहीं कह रहे, तो अभी सिंध वाले तो नहीं बोले, ये मेरे काजी साहब हैं, इनको लगता है कि सिंध वाले नहीं बोलेंगे तो सब ठीक चल रहा, अभी सिंध नहीं बोला, या वो शायद इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि यार सिंध वाले बोलेंगे, सिंध वाले बोलेंगे तो फिर बात करेंगे। हाँ, तब तक जो है ना वो नेक्स्ट मतलब अपना काम जैसे चल रहा है वो चलता रहे। 99 को चपेड़े पड़ चुकी हैं, अभी 100 को नहीं पड़ी, पहले उसको पढ़ लेना। 100 तो नहीं ना हुई, जब 100 हो जाएंगी तो फिर मुझे बताइएगा। और अगर आप चपेड़े नहीं खा सकते तो आप साइड पे हो जाए। सही। तो फाइजल साहब से तो कोई नहीं, मतलब आपको तवक्को के कोई किसी किस्म का इंसाफ मिलेगा? सर माजरत के साथ, मेरे चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के,
लेकिन अच्छा, ना, ये भी देखें कि पहले इन्होंने रोला डाला होता था कि जनाब असामियां खाली हैं, इतने ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, अब 3 असामियां खाली हैं, जज को नहीं हायर कर रहे। केपीके के किसी जज की बारी नहीं आने दे रहे। उधर आमिर फारूक साहब सीनियर हुए पड़े हैं, वो रिटायर होने वाले हैं और ज़रूरत है, लेकिन उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसलिए नहीं बुलवाया जा रहा क्योंकि इन्हें डर है कि जनाब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो फिर उन 6 जजेस के हाथ आ जाएगा। ऐसा ही है। चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो सर अगर वहां से निकल जाएंगे तो वो वीरान हो जाएगा डेरा, वहां से सही। रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से जिस तरह से अगर कभी जिंदगी में वो फिर ऐसा दूसरा वक्त आया, पेशावर हाई कोर्ट बन जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर इसी तरह से अगर पिशावर के हाई कोर्ट से अगर कोई ज्यादा जजेस को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता, तो सर यहाँ पे भी फैसले कुछ बेहतर हो जाने थे। तो हमें फिलहाल ये इंतजार करना है कि वो बात आपकी को 99 भी 100 होने थे, प्लीज। अच्छा जंजीब भाई, ये इस वक्त नून लीग के अपने अंदर ये जो है वो मखमसा सा चल रहा है कि अगर फायज ईसा आर्मी चीफ साहब और डीजी आईएसआई को एक्सटेंशन नहीं दी जाती तो नून लीग अपना ये इक़्तिदार प्रोलॉन्ग नहीं कर सकेगी, एक दिन नहीं टिका सकेंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि इन तीनों लोगों को जो है ना वो एक्सटेंशन दी जाए। और इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब का ओपिनियन ज़रा डिफरेंट है। राना सनाउल्लाह साहब का कहना था कि नवाज शरीफ साहब तो इस चीज़ के हक में नहीं है कि किसी को भी एक्सटेंशन दी जाए। तो क्या लगता है आपको, इन तीनों को एक्सटेंशन मिलेगी या कि किसी एक को मिल जाएगी? फाइज़ा साहब का मामला कहाँ जाएगा, क्या लगता है आपको? सर अगर एक्सटेंशन लेना मकसूद हुआ और जरूरी हुई, मुल्क की सलामती के लिए लगा लें या जिस वजह से भी लगा लें, तो ये मिलेगी। क्योंकि ये वही मियाँ साहब हैं कि जिन्होंने जब अपोजिशन में बैठे हुए थे, तो हुकूमत में नहीं, अपोजिशन में बैठे हुए थे खान साहब के दौर में, तो उस वक्त भी फोन कॉल पे भी एक्सटेंशन मिल गई थी, क्योंकि सिस्टम को एक्सटेंशन चाहिए थी। तो ये जरूरी नहीं है कि ये सवाल, मैं यूं कहूंगा कि ये सवाल गलत है। आप यूं कहेंगे अगर एक्सटेंशन लेना मकसूद हुई तो क्या वो ले लेंगे, ये सवाल बनता है। देने वालों की जरूरत नहीं है सर। इसको रीफ्रेज तो वैसे ऐसे ही किया जाना चाहिए कि ये तो हाँ, उनकी जरूरत पे मुनहसर है। बिल्कुल ऐसे ही है, इतना पानी नहीं है, इतना इन तिलों में तेल नहीं है कि रेजिस्ट कर सके, जो भी ऐसे कर ही है, सके। बिल्कुल जी ऐसे ही है। और इनका सिर्फ ये बोलने का वजह जो है ना इनकी, ये समझना दो। देखिए, अवाम की एक नब्ज है, अवाम की एक नब्ज है। हालांकि 8 फरवरी के उस फैसले के बाद यकीन करें, इनको यकतरफा कोशिश भी छोड़ देनी चाहिए। अब इस अवाम को अपने पास बुलाने की या तवक्को रखने की कि अवाम हमें सुनेगी दोबारा। जो रिजल्ट है ना, जो असल वोट है, जिस किसी अल्लाह के बंदे के पास असल गिनती है ना, वो दिखा दे इनको एक बार, बल्कि देखी होगी उन्होंने। इनको अब समझ आ जानी चाहिए कि ये जितना मर्जी इस बयानिए को स्ट्रॉन्ग कर ले, ये नवाज शरीफ के लिए बयानिया वोट को इज्जत दो। अब यूं समझे कि 1 वे टिकट पे नेपाल पहुंच गया, वापस नहीं आएगा। जो मर्जी कर ले नवाज शरीफ, ये नहीं कर सकते। आप दूसरे की बात कर रहे हैं अपना शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप की। इन दोनों का जिस दिन इलेक्शन हुए थे, 8 फरवरी का जो इलेक्शन का फैसला था, ये मैं आपको बताता हूं, जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है। अगर उन्होंने सियासत बचानी थी अपनी, 9 फरवरी वाले दिन नवाज शरीफ ग्रुप बाइकआउट कर देता इलेक्शन का और कहता कि मैं अलग, मैं नहीं आपके साथ, मैं वोट के साथ आऊंगा, मुझे एक सीट मिलेगी, मैं उस सीट पे आऊंगा, मैं इस तरह हुकूमत पे नहीं आऊंगा। इतने गट्स तो नहीं है ना, इतने गट्स नहीं है, इतने तो अगर वो उस वक्त नहीं किया और उस वक्त अगर अपनी जीत का जश्न मना लिया, स्पीच भी कर ली, विक्ट्री स्पीच कर ली, अंदाजा तो अब सर ये जो मर्जी करें। 14 सीटों के ऊपर विक्ट्री स्पीच की जा रही है, कॉन्फिडेंस को सलाम है भाई। हो गई सर, बिल्कुल। सर केटरिंग वालों को ऑर्डर किया हुआ था, वो सारा ठप हो गया। ये अवाम ने चपेड़े कराई हैं 8 फरवरी को, तो उसके बाद से लेकर अब ये बयानिए के लिए कुछ नहीं करेंगे। चुपचाप जो मांगा जाएगा वो दिया जाएगा, क्योंकि लाने वालों को पता है, इनको पता है कि हमें जो लाने वाले हैं वो हमें किस तरह वापस भेजेंगे। जाज़ेब एस्टैब्लिशमेंट का क्या मूड लग रहा है आपको? कुल लगता है कोई ब्रेक थ्रू हो सकेगा तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान? लचक को थोड़ी बहुत है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, या कि वही हट धर्मी और सुई 12 पे अड़ी हुई है? देखिए, इसके ऊपर ना मैं हमेशा जब थोड़ा सा गहराई से सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ यार, एक जो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जो करा रहे अमेरिका करा रहे। हमने इस बात का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि यार ये क्या बात हुई, हर बात पे जो करा रहा अमेरिका करा रहा। लेकिन करे तो समझ आई है हमें अब। अच्छा, क्यों कह रहे हैं कि कहीं जाके सितंबर अक्टूबर में खान साहब हो सकता बाहर आ जाएंगे, अपनी मर्जी खान की होगी, बाहर। वही बात है सर, इलेक्शन आएंगे अमेरिका में हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कहें ना कि कोई मूड है या फलां है
सर ये एक यूं समझे कि एक स्क्रिप्ट है। उस स्क्रिप्ट के ऊपर आपको अग्रेसिव होकर भी चलना है, आपको ठीक भी चलना है, आपको सोच समझ के भी चलना है, आपको मार भी खानी है, सारा कुछ करना है, लेकिन उस स्क्रिप्ट से आप इधर उधर नहीं हो सकते, क्योंकि आपका स्क्रिप्ट जो है वो यूं समझ लें कि इंट्रा बॉर्डर वो जुड़ा हुआ है। आपने लिंक किया खुद को, आपने अपने मुल्क की जो सिस्टम है उसको लिंक कर लिया हुआ है किसी दूसरे मुल्क के साथ, तो फिर वहां के नसीब से ही आपका नसीब जुड़ा हुआ है। वहां पे जब बेहतरी होगी तो आपके मुल्क में होगी। इस कड़वे सच को आप नहीं छुपा सकते। अब आप किसकी क्या ड्यूटी है, कौन क्या कर रहा है, ये अच्छा ये ऐसे सच है कि जो आजकल तो मेरे ख्याल से रेडी वाले को भी पता चल रहा है। उसके ऊपर मैंने या आपने खुल के क्या डिबेट करनी है। सीधी सी बात है, अमेरिका में इलेक्शन होने उससे पहले मैं नहीं समझता कि कोई, अगर डील की भी अगर हम बात करें या डिस्कशन की बात करें, एंगेजमेंट की बात, सर खुल के कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अब जबकि इतना क्योस है, इतनी टेंशन है, पूरे मुल्क की आवाम जिसको सपोर्ट करके बैठे हुए हैं वो जेल में है, जेल में रखने वालों का फैसला है उसे बाहर को नहीं निकालना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ कोई नहीं रही, SIFC जनाब बनाया हुआ है वो प्लेटफॉर्म, 1 साल होने वाला है, बजाय इसके कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती, जो ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी आनी थी उसमें भी 10% की कमी होगी। तो कमी आप होगी। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कैसे देख रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं हम, क्या हमारा होने क्या जा रहा है पाकिस्तान का? देखिए फाइनेंशियली तो अगर मैं आपको यहाँ से शुरू करूँ कि दुबई में पिछले दिनों की रिपोर्ट है कि जनाब तीसरे नंबर पर आ गया पाकिस्तानी जो अपनी सरमायाकारी दुबई सरमायाकारी कर लेकर रहे हैं चले, दुबई में जी। तीसरे नंबर पर आ गए हैं। इंडियंस के बाद पाकिस्तानी तीसरे नंबर पर आ गए हैं कि जो सरमायाकारी कर रहे हैं, मतलब पैसे पाकिस्तान से लेकर वो वहां पर अपने प्लॉट्स और अपने फ्लैट्स खरीद रहे हैं, क्योंकि वो अलाउ करते हैं इन्वेस्टमेंट को। ये आपके सिर्फ दुबई ने रास्ते खोले तो आप वहां चले गए, क्योंकि वहां पर वीजा रिस्ट्रिक्शंस कम है। इमेजिन करें कि अगर अब जो जो यूरोप है वो आपके लिए थोड़े से वो रिलैक्सेशन देता है वीजाज में, और वो कहता है कि अगर किसी के पास 2-4 करोड़ भी है तो लेके आ जाओ, तो हम आपको पासपोर्ट भी देंगे। सर यकीन करें इतना बड़ा खला पैदा हो गया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। मैं कह रहा हूँ आपको, ये जो आपको फिगर नजर आ रहे हैं ना कि 10% कमी, ये 10% नहीं है सर, ये 30% से ज्यादा है। 10% आपको बतानी है ताकि आप इतना ज्यादा रिएक्ट ना करें। आप मुझे बताएं कि पिछले 2 सालों में कौन सी नई कंपनी पाकिस्तान में खुली है? बंद होने वाली पुरानी 50 यही मैं जा गिनवा रही सकता हैं, हूँ आपको। जो ऑलरेडी हैं वही जा रही हैं। जनाब जनाब, तो इन्वेस्टमेंट आती है, नजर आता है कोई एक कंपनी जिसने आकर बोला हो कि सरकार मैं जनाब यहाँ पर $2 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा। अच्छा, हम जाके वो जिस तरह से सैलाब आ गया तो हमने वो मांगा, रिलीफ मांगा, दुनिया से हमने सपोर्ट मांगी, तो उस वक्त आपको याद होगा बिलावल ने कितने पैसे इकट्ठे कर लिए थे बातों बातों में। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं ना जी जी, सर, 1 रुपया पाकिस्तान नहीं आया। ऐसे ही। आप मुझे बताएं, लेकिन वो प्लेज हो गया, उन्होंने कहा जनाब इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। तो इसी तरह की इन्वेस्टमेंट इकट्ठी की जा रही है। सऊदीया ने बोल दिया मैं इतने दूंगा, वो फलाने बोल दिया मैं इतने की करूंगा। और सर आम आदमी यहाँ पर, आप मैं हम ये जो पाकिस्तान में देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं, रोजगार है कोई नहीं है, जिसके पास की बैंक में कोई पैसा पड़ा भी हुआ ना, सूद की रेशो वो चली हुई है कि हर बंदा कह रहा है यार इतना तो मैं कारोबार करके हो सकता है लॉस में चला जाऊं, रख के सूद खाता हूँ, सूद अच्छा मिल रहा है आजकल। ऐसे ही है। तो कारोबार इकोनॉमी पाकिस्तान में तबाह हो चुकी है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब आप पैसे के ऊपर सूद बढ़ा देते हो तो जो लोग कारोबार करते हैं वो भी कारोबार बेचकर बैंकों में पैसा रखवाते हैं। आपका पैसा शो हो रहा होता है, आपको लग रहा होता है कि मेरा इंडेक्स पता नहीं वो 7वां आसमान क्रॉस कर गया। बहुत शुक्रिया जाजेब भाई, आपके कीमती टाइम का नवाजिश। नाज़रीन आप यू अपनी वेलकम सर। जी नाज़रीन आप अपनी कीमती तरीन राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है जो आप जाजेब भाई से पूछना चाहते हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी मेरी कोशिश होगी कि जाजेब भाई को ऑन बोर्ड लिया जाए। फिलहाल इतना, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।